हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, इस टारगेट के अंदर हम लोग करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं। मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम लोग उन सभी करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपको प्री एंड मेंस में दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हम लोग ये सारे के सारे करंट अफेयर्स को 70 डेज के अंदर कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने ये सेशन के ऊपर 3 लेक्चर्स लगा चुके हैं, जिसके अंदर हमने मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को देख लिया है। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, यानी कि लेक्चर 4 भी आपका इसी मंथ के ऊपर लेक्चर रहेगा, मार्च 2020 के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि मार्च 2020 के ऊपर हम लोग कम से कम 4 से 5 लेक्चर अपने लगाएंगे। देन हम लोग फर्दर अप्रैल एंड सो ऑन आगे अपने मंथ्स को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं आप सभी को यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। किसी भी लर्नर को कोई दिक्कत रहती है रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, कोई ऐसा टॉपिक रह गया जो आपको समझ में नहीं आ पाया, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वही प्रॉपर विद सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन में आपको आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है? जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते ही हो, माई सेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। क्लियर है? तो हम लोग आज अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। सर बात करें तो अपनी सबसे पहली न्यूज़ आज की रहेगी मामलापुरम की। कंसेप्ट देख लीजिए सर मामलापुरम का। और सबसे पहले मामलापुरम का मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इमेज भी लगा दी है। याद रखिएगा सर, ये मामलापुरम वाली जो न्यूज़ रहेगी वो जनरल स्टडीज़ 1 के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जीएस 1 के लिए। और एक बात मैं फिर से बोल देता हूं, जो लर्नर्स जो आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पहले 3 लेक्चर्स भी आज से पहले अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको अवेलेबल है, तो आप लोग पहले उन चीज़ों को भी देख लेना, पहले 3 लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। इवन आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी सेशन को देख सकते हैं। बट इससे बेनिफिट क्या रहेगा, अगर आप पहले 3 देख लेंगे तो आपको एक कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगी कि मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक आपको क्या क्या न्यूज़ पढ़नी चाहिए। क्लियर है? सो अगर मैं बात करूं मामलापुरम की सर, जो जनरल स्टडीज 1 के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सर मामलापुरम न्यूज में क्या है कि मामलापुरम ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोल दिया, महाबलीपुरम। सर कंसेप्ट देख लीजिएगा, महाबलीपुरम यानी कि कहने का मतलब है कि मामलापुरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाबलीपुरम। और 7 पगोडास, कंसेप्ट देखिए सर, 7 पगोडास की बात की गई है। हमने ये पगोडास कब सुना था सर? हमने ये एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हमने ये कंसेप्ट को सुना हुआ है। क्लियर है? is a town that lies along the कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। सर कोरोमंडल कोस्ट किसकी बात कर रहे हैं? कंसेप्ट देखिए सर, भारत आ गया, अपना अपना प्रिय भारत आ चुका है, ये लीजिए सर। अगर आप लोग ये भारत की बात कर रहे हो तो कोरोमंडल कोस्ट सर अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगा? सर ये अपने पास कोरोमंडल कोस्ट देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, सर दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर है ना? तो ये सारे का सारा अपना कोरोमंडल कोस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको महाबलीपुरम देखने को मिलता है, या फिर इसको क्या बोलते हो, 7 पगोडास भी बोलते हो। यानी कि ये कहाँ मिल रहा है सर? ये साउथ ऑफ चेन्नई स्टेट रहेगी अपनी, तमिलनाडु में ये देखने को मिल जाएगा। सर क्या ये मामलापुरम? ठीक, चलते हैं आगे। ये है क्या चीज? कहते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ ईस्टर्न वाइल पल्लवा डायनेस्टी। सर कंसेप्ट देखिए, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट था सर? ये पल्लवा डायनेस्टी के लिए जाना गया था सर, मामलापुरम। ठीक है ना? या फिर महाबलीपुरम बोल रहे हो जिसको आप लोग, दैट रूल्ड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। कंसेप्ट देखिए सर, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पिक्चर रखी हुई है सर, पल्लवा एम्पायर बोल दिया ऑफ द्राविडिया। कंसेप्ट देखिए सर, इवन द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर टॉपिक अपने पास रहता है ना, तो उसके अंदर भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये मामलापुरम क्या है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाउन है जो इसके ऊपर रूल कौन कर रहा था? पल्लवा डायनेस्टी इसके ऊपर शासन कर रही थी इन द साउथ इंडिया। और कब से लेकर कब तक सर? तारीख रहती है, अपनी डेट रहती है 275 सीई से 897 सीई। सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट, ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं सर। ये पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है ना सर? आपको ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो प्लीज इसके ऊपर मार्कर लगा लेना कि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कहते इट वॉज फाउंड बाय पल्लवा किंग। जो कौन था सर? वो था नरसिम्हा वर्मन 1। सर पल्लवा किंग ने इसको बनाया था, और कब बनाया था सर? 7th सेंचुरी एडी में। ठीक है ना? अब तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? कहते द नेम
मामलापुरम। अब अगर मैं बात करूं मामलापुरम की, वैसे इसको क्या बोला गया था, महाबलीपुरम। अब अगर मामलापुरम की भी बात कर लो, डेराइव ये कि मामलापुरम जो नाम था वो कहां से आया सर, वो आया था मामलन और ग्रेट वॉरियर की महायोद्धा के नाम से मामलापुरम का नाम रखा गया था। अ टाइटल बाय विच द पालवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन वॉज नोन। तो कहने का मतलब क्या है सर, नरसिम्हा वन किस नाम से जाना गया था, द ग्रेट वॉरियर के नाम से जाना गया था, और ग्रेट वॉरियर के नाम से ही हमने इस एरिया का नाम क्या रख दिया, मामलापुरम। ठीक है ना, जिसको 7 पगोडास भी बोला गया था। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं यहां पे, कहते हैं द नेम मामलापुरम गॉट डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा टू महाबलीपुरम। कंसेप्ट देखिए सर, कहने का मतलब क्या आएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा सर। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश एरा की बात कर रही है यहाँ पे कि जो मामलापुरम नाम था वो डिस्टॉर्टेड कर दिया गया था ब्रिटिश टाइम में। सर कब, ये था महाबलीपुरम, एंड दस इट इज ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम। क्लियर है, तब से हम लोग इसको महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में चलूं ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक और चीज भी पढ़ी थी सर, यहाँ पे ये वाले एरिया में आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करो ना, तो यहाँ पे आपने एक पढ़ा था सर कार्नेटिक वॉर्स। क्योंकि यहाँ पे जो हिस्सा था ना, कार्नेटिक हिस्सा था, तो यहीं पे कार्नेटिक वॉर्स भी तो हुई थी, ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी ना ये वाला हिस्सा। तो ये मैंने सर यहाँ पे क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है ना ब्रिटिश एरा की। ब्रिटिश एरा ने एरा के टाइम पे, कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे मामलापुरम का नाम महाबलीपुरम भी हो गया था। तो अब ब्रिटिश की अगर बात करो तो यहाँ पे कर्नाटक वॉर्स भी हुई थी, क्योंकि ये हिस्सा कर्नाटक के अंडर आ रहा था। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। किसी को कोई प्लीज फ्रेंड्स डाउट है तो वही रिपीट बोल रहा हूँ भैया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, यहां पे बोला गया है कि मामलापुरम कंटेन मेनी सर्वाइविंग्स। सर वो कौन सा टाइम था, वो था 7th से 8th सेंचुरी। एक था पलवा टेम्पल्स। सर इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एंड मॉन्यूमेंट्स, सर मॉन्यूमेंट्स भी आपको कहीं देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कौन है, चीफ ऑफ विच आर द स्कल्पचर्ड रॉक रिलीफ पॉपुलरली नोन एज अर्जुनास पिनेंस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा सर, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इसको अंडरलाइन कर लो सर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो ये हिस्सा है ना, यहाँ पे अच्छे खासे आपको मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और प्लस यहाँ पे एक टेम्पल भी, पल्लवा टेम्पल। अगर मैं बात कर लूँ मॉन्यूमेंट की सर, तो कौन सा मिल रहा है सर, वो है अर्जुनास पिनेंस, जिसको बोला गया है, या फिर डिसेंट ऑफ द गंगास। क्लियर है, अ सीरीज ऑफ स्कल्पचर्ड केव्स। यहाँ पे गुफाएं भी मिल जाएंगी, केव्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, और जिनमें से एक आता है शोर टेम्पल। सर शोर टेम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये शोर टेम्पल है क्या चीज, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। कहते हैं शोर टेम्पल इज वन, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना अपने रजिस्टर्स के अंदर। टेम्पल इज वन एमंग अ नंबर ऑफ हिंदू मॉन्यूमेंट्स at Mamalapuram, on the Coromandel coast of तमिलनाडु। सर ये हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग भी काफी फेमस टेम्पल रहा है शोर टेम्पल, जो मामलापुरम में मिल जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं एशियंट की, सर एशियन चाइनीज, पर्शियंस एंड द रोमन क्वाइन फाउंड एट मामलापुरम पॉइंट दैट इट वाज अ सी पॉट। सर ये आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अब तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पॉइंट, तो इसको नोट कर लो सर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपीट करता जाऊंगा सर, ये सेकंड पॉइंट आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं। कहते द सेकंड इनफॉर्मल समिट, सर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अब बात आ गई। कहते जब सेकंड इनफॉर्मल समिट हो रही है भारत और चाइना के बीच में, वॉज हेल्ड हेयर इन अक्टूबर 2019। 2019 में जो दोनों देशों के बीच में समिट हुई है, वो कहां पे हुई है सर, मामलापुरम में हुई है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पे चाइनीज को क्यों विजिट करवाया गया था, क्योंकि यहां पे लिखा ना कि एशियन चाइनीज coins found at Mamlapuram point that it was a seaport। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं शोर टेम्पल के बारे में, एक जस्ट मिनट। सर देखिए शोर टेम्पल के बारे में एक और चीज है, कहते शोर टेम्पल वॉज बिल्ट प्रोबेबली, कब बना था, इन द रीजन ऑफ
सिम्हा वर्मन टू। कंसेप्ट देखिए सर, अब ये आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा कि मामलापुरम जो बना था वो नरसिम्हा वर्मन ने वन ने बनाया था, बट जो शो टेम्पल आपको देखने को मिलता है वो नरसिम्हा वर्मन टू ने बनाया था। और ऑल्सो नोन एज और क्या बोला गया, राजा सिम्हा। मतलब क्या रहेगा, राजा सिम्हा कौन है सर, ये है पल्लवा रूलर हु reigned फ्रॉम। तो इन्होंने कहां से कब कब से लेकर कब तक यहां पे शासन अपना राज्य किया, मतलब राज किया, 700 से 728 सीई तक। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा सर फॉर द नॉलेज ऑफ शो टेम्पल, नरसिम्हा वर्मन टू ने बनाया था। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलें, हम लोग आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर, नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। सर बेजल नॉर्म्स, अब आप लोगों को तो पता ही है, कंसेप्ट याद रखिए सर। बेजल की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर की बात आ गई सर, बैंकिंग सेक्टर की बात आ गई तो मेरे दिमाग में तो कंसेप्ट आ गया ना सर इकोनॉमी। सर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं, कहते इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेजल 3 वाज डेफर्ड बाय अ ईयर टू जनवरी 2023। क्यों सर, क्यों किया ये वर्ड, क्यों यूज कर लिया सर, डेफर्ड कर दिया, क्यों कर दिया सर? ड्यू टू कोविड-19 ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रही, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये बेजल नॉर्म्स के अंदर हमें इंप्लीमेंटेशन लेकर आनी पड़ी है क्या चीज? कहते हैं बेजल 3 अकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ये एक ऐसे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं दैट वाज डेवलप्ड बाय द बेजल कमेटी। ये किसने बनाया सर? ये बेजल कमेटी ने बनाया था सर, ऑन बैंकिंग सुपरविजन। सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा बीसीबीएस। सर ये बीसीबीएस क्या चीज है, पहले ये पढ़ लें फिर आगे मूव कर लेते हैं। सर एक मिनट, बीसीबीएस क्या चीज है, कंसेप्ट सुनिए सर। कहते इज अ प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। कंसेप्ट देखिए सर, कहते हैं एक ऐसी प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस ऑफ बैंक्स को देखती है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर मेंबर्स, इसके 45 मेंबर्स रहते हैं सर। ये थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सर। 45 मेंबर्स हैं, कंप्राइजिंग ऑफ, सर कौन कौन है इसके अंदर, कंप्राइजिंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स। कंसेप्ट याद रखना सर, सेंट्रल बैंक्स एंड बैंक सुपरवाइजर्स एंड बैंक सुपरवाइजर्स फ्रॉम देयर जुरिडिक्शंस। 45 मेंबर रहते हैं और एक प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है। ठीक है, किसके ऊपर रहती है बेसिकली, ये बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए रहती है। इसीलिए तो बोल देना कि बीसीबीएस ये कमेटी है किसकी सर, बेजल 3 की। कहते विद एन एम ऑफ, ये क्यों बनी सर, इसका कारण क्या था, स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेशन, सुपरविजन रहती है एक बैंक के ऊपर, एंड द रिस्क मैनेजमेंट विद द बैंकिंग इंडस्ट्री। सर रिस्क कवर, हमें रिस्क भी तो कवर करना है ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो वो चीजों को भी ध्यान में रखना है ना। तो इसीलिए तो क्या बना था, बीसीबीएस। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले दो पॉइंट्स सर आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, चलो बहुत बढ़िया। फिर भी कोई डाउट रहता तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, कहते हैं ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के अंदर जो ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे बैंक्स के ऊपर, इसीलिए तो बेजल 3 को हमने लेकर आए, इंट्रोड्यूस किया टू इंप्रूव द बैंक्स एबिलिटी टू हैंडल द शॉक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्ट्रेस, ताकि बैंक एकदम से हिल ना जाए। क्यों ना हिल जाए सर, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे अगर, ठीक है ना। तो इसलिए तो बेजल 3 को हम लोग इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने। अगर बात करें द गाइडलाइंस फोकस ऑन द 4 बैंकिंग पैरामीटर्स। सर वो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमने गाइडलाइंस के रूप में रख रखी हैं, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं? एक तो कैपिटल, एक लेवरेज, फंडिंग और एक लिक्विडिटी। कंसेप्ट याद रखिए सर, कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग और लिक्विडिटी। सर सबसे, अगर मैं अगर इन चारों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा सर? एक तो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट रहती है अपनी सर, कैपिटल भी इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट सर फंडिंग रहती है। सर फंडिंग हमें कहां कहां पे देखकर करनी चाहिए, वो कंसेप्ट देख लेंगे हम लोग। अगर मैं बात करूं कि बेजल गाइडलाइंस क्या होती हैं, सर कहते हैं रेफर टू द ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड। कंसेप्ट देखिए सर, एक मिनट यहां पे देखिए सर क्या है, कहते बेजल
गाइडलाइंस, इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आपको अच्छे से और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर बेसल गाइडलाइंस, अब आंसर क्या रहेगा, कहते हैं रेफर्स टू द, ये किस चीज को रेफर कर रहा है, सुपरवाइजरी ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स formulated by groups of central banks। हमने इस चीज को डिफाइन किया सर, बेसल गाइडलाइंस क्या चीज है कि ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड है, कौन चला रहा है, ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स, मतलब बीसीबीएस की बात कर रहा हूं। जब मैंने लिख दिया ना कि सर सेंट्रल बैंक तो दिमाग में रखा करो सर, बीसीबीएस की बात कर रहे हो सर आप तो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब मैंने यहां पे लिखा बेसल 3 के पिलर्स। अगर मैं बात करूं सर, सबसे पहले तो बेसल 1 भी तो आया होगा ना सर, बेसल 1। अगर बेसल 1 की बात करते हैं तो ये क्या है सर, कंसेप्ट याद रखना, बेसल 1 हमने कब इंट्रोड्यूस किया था, कहते इंट्रोड्यूस इन 1988 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके अंदर फोकस किया, फोकस्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। कंसेप्ट याद रखना सर, एक तो किसके ऊपर फोकस किया गया था, क्रेडिट रिस्क के अंदर। और क्या डिफाइन करते हैं, कहते इट डिफाइंड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट ऑफ बैंक्स। कंसेप्ट देखिए सर, बेसल 1 1988 में आया और क्रेडिट रिस्क के ऊपर इन लोगों ने काम किया, और किसको कवर अप किया, कैपिटल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स ऑफ बैंक। क्लियर है, सॉरी फॉर बैंक्स आएगा। अब अगर मैं बात करूं भारत के लिए कि सर भारत ने बेसल 1 को कब इंट्रोड्यूस किया था, कहते इट इंडिया अडॉप्टेड द बेसल 1 गाइडलाइंस इन 1999। याद रखेगा, भारत ने बेसल 1 को कब अडॉप्ट किया था, 1999 में भारत ने अडॉप्ट कर लिया। क्लियर है, यहां तक फ्रेंड्स किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सर दूसरा कंसेप्ट की, बेसल 2। सर बेसल 2 भी तो आया था ना, कि तभी बेसल हम 3 पे पहुंचेंगे। सर बेसल 2 क्या है, ये पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड इन 2004 में। और ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है सर, ये वर्क कर रहा था कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8%। ये फिगर याद रखना सर, कितना परसेंट था, 8% था ऑफ रिस्क एसेट्स। कितना रखना था हमने, 8% रखना था सर, क्या, कैपिटल एडिक्वेसी। कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स आप लोगों को। आगे चलें सर, अब बात करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स की। बेसल 3 नॉर्म्स कब आए सर, बेसल 3 नॉर्म्स आ गए थे 2010 के अंदर, और गाइडलाइंस इसकी 2010 के अंदर रिलीज कर दी गई थी। कहते बेसल 3 नॉर्म्स एम्स एट, ये किसके ऊपर वर्क कर रहे थे, एम्स एट मेकिंग मोस्ट बैंकिंग एक्टिविटीज, कुछ ऐसी बैंक की एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या आ रहा है, सच एज ट्रेडिंग, बुक एक्टिविटी, मोर कैपिटल। कंसेप्ट देखिए सर, कहते बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग को लिख दिया, बुक एक्टिविटीज, मोर कैपिटल इंटेंटिव, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं भारत की, अगर हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मैंने पहले भी बोला है सर, कोई भी न्यूज ले लो, इंडिया के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा पास्ट में सर, फ्यूचर में, और इंडिया उसके ऊपर क्या रोल प्ले कर रहा है, ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, आपके दिमाग में चीज घुसी होनी चाहिए, तभी तो करंट अफेयर पढ़ने का बेनिफिट है ना हम लोगों को। क्लियर है ना। अच्छा सर, इंडिया ने ये कब इंट्रोड्यूस किया था, अगर बात करते, कहते अगर बात करें आज के टाइम की, तो भारत कौन से नॉर्म्स पे चला है, 1, 2 और 3। बट अगर मैं बात करूं रिसेंटली की, करंटली की, तो बेसल 3 नॉर्म्स भारत के ऊपर चल रहे हैं, कि प्रेजेंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम फॉलो द बेसल 3 गाइडलाइंस। क्लियर है यहां तक, चलें आगे। अब अगर बात करें, कहते अंडर बेसल 3 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, सबसे मिनिमम से मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि बैंक के अंदर पड़ा होना चाहिए फॉर द बैंक्स, वो कितना है, 4.5%। और किसका, किसी का तो परसेंटेज होगा ऑफ कॉमन इक्विटी एज अ परसेंटेज। ये किसका परसेंटेज है, मतलब बैंक्स रिस्क वेट एसेट्स, ठीक है ना। करंटली बेसल 3 के अंडर अकॉर्डिंगली कितना है, वो 2% है, बट भारत कितना रख रहा है, 4.5% का।
लेवरेज रेशियो क्या रहता है सर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, याद रखिए लेवरेज रेशियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इन द प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है क्या चीज, कहते हैं ये एक रेशियो है ऑफ टायर वन कैपिटल बाय टायर वन कैपिटल बाय एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक। क्लियर है कि बैंक के कितने एसेट्स रहते हैं उसको इकट्ठा कर दिया। अंडर दिस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ लेवरेज रेशियो इन एक्सेस ऑफ 3%। हालांकि अगर देखा जाए तो हम कितना रेशियो रखते हैं, 3% से ज्यादा। इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द बेसल 3 नॉर्म्स अगेन। अब मैं तीसरा पॉइंट की अगर बात करूं यहां पे कि बेसल कमेटी, हमने बीसीबीएस की बात कर रहे हैं, बीसीबीएस की आगे ना कि बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन इज एन इंटरनेशनल कमेटी। कब बनी थी ये, 1974 में, टू डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर द बैंकिंग रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट रहेगा सर किसके लिए, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके तीनों के तीनों पॉइंट्स ना, इसको अंडरलाइन कर लो सर, ये पहले तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है, कहते इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम 27 कंट्रीज, और कौन कौन है, एंड द यूरोपियन यूनियन। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन, कहां पे है इसका हेडक्वार्टर्स, बेजल कंट्री के, सॉरी बेजल के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है, और कहां पे, स्विट्जरलैंड में। क्लियर कि बैंक्स फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं हमें। आगे चलते हैं, पॉक्सो रूल्स 2020, सर ये क्या चीज है और ये क्यों आया, कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। कहते सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिस किया है कि ये रूल क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल के अंदर 2020 विच गिव इफेक्ट टू अमेंडमेंट्स मेड टू द पॉक्सो एक्ट इन 2019। सर अमेंडमेंट्स आई हैं, कंसेप्ट याद रखना सर, ठीक है। मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ इन एनी इंस्टीट्यूट्स हाउसिंग, कंसेप्ट देखिए, मैंडेटरी कर दिया सर। मैंडेटरी करेगा कि जरूरत है, कि जरूरी हो चुका है, मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन अब होगी स्टाफ की इन एनी इंस्टीट्यूशन। सर कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप लोग कोई भी एम्प्लॉयर रख रहे हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन अब आपको करवानी जरूरी है। हाउसिंग चिल्ड्रंस, बिल्कुल ठीक है, और कमिंग इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द चिल्ड्रंस लाइक स्कूल्स, केयर होम्स, स्पोर्ट्स अकेडमीज, यहां पे ये मैंडेटरी हो गया पुलिस वेरिफिकेशन करवाना। क्यों हो गया सर, क्योंकि हमने पॉक्सो रूल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं ये लोग, कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकारें हैं, टू फॉर्मुलेट अ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पॉलिसी। अब ये क्या बनाएंगी, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन पॉलिसी बना रही है, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक आधार ले लिया, एक बेस ले लिया कि भैया अब तो कोई भी टॉलरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिख देना कि जीरो टॉलरेंस टू द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस, ठीक है ना, विच शेल बी अडॉप्टेड बाय ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो ये अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस, सॉरी वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस है, तो ये सारे के सारे कानून आपके इंस्टीट्यूशंस में लागू हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लागू हो जाएंगे, और एनी अदर एजेंसी वर्किंग विद और कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द चिल्ड्रंस, ठीक है ना। ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना सर आप लोग, क्योंकि ये चीज आपको इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा रेदर देन फर्स्ट एंड सेकंड, कि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले हो रहा है सर, कि पॉक्सो रूल के अंदर अगर अमेंडमेंट्स आ गए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपना क्या रोल प्ले कर रही है, क्या काम है। इसका काम रहेगा कि फॉर्मुलेट करना, एक नई पॉलिसी बनानी है जो आधार रहेगा जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस। ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा सर। यही पॉइंट आप लोग जनरल स्टडीज 2 के अंदर आप लोग यूज करेंगे, GS 2 के अंदर आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, अब कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे एंड इंटेंसिव कोर्सेज फॉर द पुलिस पर्सनल्स, क्योंकि पुलिस पर्सनल्स को भी ट्रेनिंग करना शुरू करवाना है हमने, फॉर द पर्सनल पुलिस एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स फॉर बिल्डिंग देयर कैपेसिटी इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स ऑन द रेगुलर बेसिस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड पीरियोडिक ट्रेनिंग। अब कंसेप्ट देखिए सर, हम लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं ना कि द रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो आप लोग इसको तो लिख सकते हो ना, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो प्रोवाइड पीरियोडिक ट्रेनिंग, बिल्कुल ठीक है। प्रिपेयर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल मटेरियल्स एंड करिकुलम फॉर द चिल्ड्रंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेंगे, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में देना सर। ये कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स है जो हमें बहुत काम आएंगे अपने मेंस पॉइंट एग्जाम्स में,
क्लियर है? क्योंकि राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में क्या रोल रह रहा है तो आपके सामने है कि एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और प्रिपरेशन करवाई जाएगी एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन मटेरियल एंड करिकुलम फॉर द चिल्ड्रंस। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं जजेस अंदर राज्यसभा, सर सबसे पहले तो कंसेप्ट याद रखिएगा, ये न्यूज क्यों आ गई, ये काफी चर्चा में थी कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस कि वो लोग अब राज्यसभा के अंदर क्या नॉमिनेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते, सपोज अगर हो भी गए तो उसका ड्रॉबैक क्या रह रहा है, तो उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो तभी न्यूज आ गई कि जजेस इन राज्यसभा अभी रिसेंटली नॉमिनेशन हुए हैं बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है ना? तो ये वाला आपका न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल स्टडीज 2 एग्जाम के लिए, GS 2 के लिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्या चीज, सुनिए ध्यान से। कहते द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है किसको, CJI को, जो रिसेंटली भी रह चुके हैं रंजन गोगोई, टू द राज्यसभा, कि राज्यसभा के वो मेंबर बनेंगे। क्लियर है? द प्रेसिडेंट हैज यूज, अब मैं कंसेप्ट यहां पे आपसे शेयर करता हूं, एक मिनट सर। यहां पे क्या लिखा है कि द प्रेसिडेंट हैज यूज हिज पावर, सर ये ऐसी पावर है जो प्रेसिडेंट यूज करता है फॉर इन द केस ऑफ नॉमिनेशंस। क्लियर है ना? वो कौन सी पावर है, वो है आर्टिकल 81 के अंदर, सॉरी 80 के अंदर आपकी पावर आती है टू नॉमिनेट 12 पर्सन, 12 पर्सन को हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं इन द राज्यसभा। वो 12 पर्सन ऐसे पर्सन है जिनको स्पेशल नॉलेज रहती है और पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा किसके अंदर सर, लिटरेचर के अंदर, साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर या फिर सोशल सर्विसेज के अंदर। हम लोग वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ पावर्स अंडर द आर्टिकल 80। क्लियर है? अब अगर बात की जाए, कहते रंजन गोगोई वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा विद इन द 6 months ऑफ हिज रिटायरमेंट। सर 6 महीने के अंतर्गत, अभी उनको रिटायरमेंट हुई नहीं थी बट हमने यहां पे 6 महीने के अंतर्गत उनको नॉमिनेट कर दिया। सर ये पॉइंट मैंने क्यों लिख दिया, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी इसके अंदर ना, यही न्यूज के अंदर एक आएगा कूलिंग पीरियड, ठंडे होने वाला पीरियड। वो क्या है, आप लोग यही तीसरे पॉइंट को उसके कोरिलेट करेंगे। अभी वेट फॉर द 2 minutes कि 6 महीने उनकी रिटायरमेंट के अंडर ही हमने उनको नॉमिनेट कर दिया एज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना? अब बात करते हैं नो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बार, जिस आर्टिकल 124 प्रोवाइड दैट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, की भारत की टेरिटरी के अंडर। मतलब क्या रहेगा कि दिस प्रोविजन ओनली रेस्ट्रिक्ट द पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स इन द जुडिशरी इटसेल्फ बट नॉट इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कि ये बिल्कुल ठीक है, ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी के अंदर, बट ये कानून हमें ये तो नहीं बोलता ना कि हम कोई भी इंसान को प्रेसिडेंट, गवर्नर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ना देख सके। तो वो ही कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया। क्या है ये? कहती है अदर इंस्टांसेस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन अदर डोमेन एंड एरिया सच एज, इससे पहले कौन कौन रह चुके हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि रंजन गोगोई जी से पहले अब कौन कौन से नॉमिनेट हो चुके हैं। कहते सच एज जस्टिस पी सथाशिवम एज वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ केरला, इनको केरला गवर्नर बनाया गया था, एंड जस्टिस हिदायतुल्ला बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंसेप्ट देखिए सर, अभी लिखा ना कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग बना सकते हैं ना, वो चीज हमने यूज किया था। अब आगे ना कंसेप्ट, मैंने बोला था सर ये वाला पॉइंट जिसके अंदर हमने कूलिंग वर्ड यूज किया, मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर जजेस। जजेस के लिए एक मैंडेटरी है कि ये तो होना ही चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर जजेस टू टेक अप द गवर्नमेंट असाइनमेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट। वो क्या है? कहते द कूलिंग ऑफ पीरियड विल मिनिमाइज द चांसेस ऑफ जजमेंट्स गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द पोस्ट रिटायरमेंट एल्योरमेंट्स। क्लियर है? क्या है ये कूलिंग ऑफ पीरियड? ये इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं यहां पे सर। कहते दिस कूलिंग ऑफ पीरियड कैन बी ऑफ 6 years, 6 साल,
and no judge should be appointed before completing this period as the government tenure is of 5 years. Most important point कहते 6 साल से पहले नहीं, बट हमने यहाँ पे 6 months of his retirement, वो कंसेप्ट आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना. क्लियर है? कूलिंग ऑफ पीरियड आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं. कहते फॉलो Britain's model where each and every judge of Supreme Court has the right to sit in the House of Lords for the rest of his life or her life. ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका. हमने ये भी चीज देख ली कि ब्रिटेन मॉडल ये बोलता है आफ्टर द जज रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठ सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं सर. कोविड-19 रिलीफ पैकेज जो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था, तो ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सर जनरल स्टडीज टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर है? इसको थोड़ा सा धीरे बढ़ाऊंगा, ये बहुत लंबी न्यूज है और थोड़ा सा समझ लेना सर. क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे पेचीदा पॉइंट्स रहेंगे जो आपको हर एक पॉइंट पे एग्जाम पॉइंट से आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. ठीक है. पहला पॉइंट कहते हैं द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज अंडर द, किसके अंडर आया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर इन्होंने अनाउंस किया था सर. 1.70 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज निकाला था अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर द पुअर्स टू हेल्प देम फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19. ठीक है. इसी के अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स को. कहते सेंट्रल गवर्नमेंट पैकेज केम्स अ वीक आफ्टर द केरला. ये कब आया था? इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले, सॉरी, ये वाला रिलीफ पैकेज 1.70 लाख करोड़ पैकेज आने से पहले केरला ने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था 20,000 करोड़ सपोर्ट फॉर इट्स पीपल, कि स्टेट गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था केरला के पीपल्स को ही. कहते मेनी स्टेट्स इंक्लूड यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब, तेलंगाना एंड राजस्थान फॉलोड द सूट. क्लियर है? अब आगे चलते हैं. कहते द सेंटर वुड प्रोवाइड 50 लाख मेडिकल इंश्योरेंस. 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस सभी को मिला था सर, पीपल को नहीं मिला था, फ्रंट वॉरियर्स को मिला था. फॉर द नेक्स्ट 3 months फॉर अबाउट 22 लाख हेल्थ वर्कर्स, जो सबसे ज्यादा आगे होकर काम कर रहे थे, लाइक डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ्स हो गए, इवन योर पुलिस सर्विसेज में भी ये अंडर आ रहे थे. हेल्थ वर्कर्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फाइटिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस एट द पर्सनल रिस्क. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो सर ये आपको पता होना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस कवर हुआ था फॉर 3 months, उसकी कितनी राशि? 50 लाख. आगे चलते हैं. अब ये देखिए कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज. अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं सर. अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं, कहते दूसरे कंट्रीज ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने कितना कर दिया था सर. कंसेप्ट देखिए डिजास्टर बिल के अंदर 2 ट्रिलियन का डॉलर्स के अंदर. अगर यूके की बात कर लूं सर 330 बिलियन का रेस्क्यू पैकेज. जर्मनी ने कितना कर दिया सर? 610 बिलियन डॉलर्स का. फ्रांस ने सर 335 बिलियन. ठीक है ना? बैंक लोन था. स्पेन ने 220 बिलियन का. और बात करें ऑस्ट्रेलिया की सर 84 बिलियन डॉलर्स का पैकेज था. तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप बात करें यहाँ पे कहते 50 लाख का इंश्योरेंस सबसे पहले दिया गया था नंबर 1 पॉइंट पे, कि इंश्योरेंस कवर पर हेल्थ वर्कर कितना था वो 2.2 मिलियन पीपल विल बी कवर्ड, कि 50 लाख रुपए मिलेंगे किन लोगों को सर? जो फ्रंट वॉरियर्स हैं आपकी. ठीक है. आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे. सर ये क्या था? कहते पुअर पीपल टू गेट 5 kg व्हीट और राइस, 5 किलो चावल या फिर कनक मिलेगी एंड 1 kg ऑफ प्रेफर्ड पल्सेस, कोई भी दाल मिल सकती है, फॉर फ्री एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 months. क्लियर है? हमने बोला था पीडीए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी पीडीआई था जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. देन आपका तीसरा पॉइंट क्या रहता है सर? वुमेन जन धन अकाउंट होल्डर टू गेट 500 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 months. हर एक वुमेन के अकाउंट में 500 रुपए का ट्रांसफर किया गया था. अब आगे चलते हैं सर फोर्थ पॉइंट पे. अ डे अंडर द मनरेगा स्कीम थी. अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा. इवन आने वाले कुछ सेशंस के अंदर मैं आपको इसी टॉपिक पे एक अलग न्यूज भी बनाकर दूंगा.
ड्यू टू द लॉकडाउन मनरेगा भी एकदम से रुक गया था, बट जब लॉकडाउन थोड़ा सा लिफ्ट अप हुआ था तो मनरेगा के अंदर इतना ज़्यादा डिमांड आ गया था कि इसके अंदर और भी ज़्यादा हमें काम चाहिए चाहिए, वो कंसेप्ट था। क्लियर है? कहते नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या बोलते हैं, फिफ्थ पॉइंट में, कि एक्स ग्रेशिया टू 30 मिलियन पुअर सिटीजन्स, पुअर विडोज एंड पुअर डिसेबल्ड। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आ रहा है कि फार्मर विल गेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ड्यू इन द 2020-21 इन अप्रैल अंडर द प्रधानमंत्री किसान योजना। सर ये तो जो किसान योजना थी उसी के अंडर हमने बात की है। सेवंथ एंड द लास्ट पॉइंट क्या था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स welfare funds to be used by the states to provide the relief to the construction workers। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अब अगर बात करें कोविड-19 रिलीफ पैकेज के अंदर ही हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सर कौन सा एक्ट है ये? NFSA एक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं ये क्या चीज है। एक मिनट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये क्या चीज है? टू प्रोवाइड फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। ठीक है ना? अब मैं बात कर लूं ये है क्या चीज। सर बात सुनिए। बाय कवरिंग 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 75% इन लोगों ने रूरल पॉपुलेशन को कवर अप कर लिया था और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को हमने कवर अप किया है। ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लेटेस्ट डाटा है 2020 मार्च का, कि अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोगों ने 75% रूरल पीपल को कवर अप किया और 50% अर्बन पीपल को कवर अप किया। क्लियर है? then they would get an additional 5 kg wheat or the rice for the free। अब आगे ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के तहत हमने ये कंसेप्ट किया था। 1 kg of pulses a household would also be provided free according to the regional preferences। This is expected to benefit about 80 crore people। ये डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? कहते अबाउट 3 करोड़ पुअर पेंशनर्स अबव 60 ईयर्स, जो 60 ईयर्स से भी ऊपर है और पेंशनर्स हैं, विडोज एंड डिसेबल पर्सन वुड बी गिवन 1000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। तो सर 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो गया? सर 500 रुपए का 2 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे तो तभी तो 1000 रुपए आ गए ना। अब आगे चलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करूं, सर ये बोलते कि द 20 करोड़ वुमेन होल्डिंग जनधन योजना अकाउंट वुड गेट 500 रुपीज अ मंथ। सर कौन सी योजना है? सर ये अपनी योजना आ रही है जनधन योजना। जनधन योजना के बारे में थोड़ा सुन लीजिए फ्रेंड्स। ये क्या है? ये अनाउंसमेंट किया गया था जनधन योजना के बारे में 15 अगस्त 2014 को हमने इसको अनाउंस किया था। ये क्या चीज है? प्रधानमंत्री जनधन योजना मिशन। किसके लिए अनाउंसमेंट किया गया था? फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर योजना आ रही है तो क्यों आ रही है और कब आई है। टू एंश्योर असेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को, ठीक है ना? और बैंकिंग्स के लिए, बैंकिंग्स जिसके अंदर हमने सेविंग अकाउंट्स को भी ओपन अप किया था, डिपॉजिट्स के लिए, रेमिटेंस, क्रेडिट्स, इवन इंश्योरेंस के अंदर भी हमने यूज किया था, इंश्योरेंस या फिर पेंशंस इन अफोर्डेबल मैनर, ठीक है ना? जनधन योजना। अब अगर मैं बात करूं, हमने ये जनधन योजना को देख लिया सर, बहुत बढ़िया। अब आगे चले, कहते द 8.3 करोड़ पुअर हाउसहोल्ड्स विच रिसीव कुकिंग गैस। सर कंसेप्ट देखिए, कुकिंग गैस की बात कर रहा हूं मैं। सर कुकिंग गैस के अंडर हमने एक स्कीम को लॉन्च किया था, उज्ज्वला स्कीम वुड गेट फ्री गैस सिलेंडर्स। कौन सी स्कीम के तहत था? ये था उज्ज्वला स्कीम। सर उज्ज्वला स्कीम क्या चीज है? थोड़ा सा ये भी सुन ले। इसको कब लॉन्च किया गया था आपके अकॉर्डिंग? सर उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड इन, उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहा हूं, 2016 टू प्रोवाइड द LPG कनेक्शंस टू द पुअर हाउस होल्ड पीपल। सर इसके तहत हमारे पास कुछ डाटा है। कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2019 meet the target of 8 crore
एलपीजी कनेक्शंस, कहने का मतलब है इससे पहले नहीं थे। 2019 में 8 करोड़ लोगों ने एलपीजी कनेक्शंस लिए, किस, अंडर द उज्ज्वला स्कीम। कंसेप्ट याद रखना, अंडर द, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, उज्ज्वला स्कीम रहेगा यहां पे। अब अगर मैं बात करूं, और डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा सर आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने एलपीजी स्कीम से भी पहले हम लोग केरोसिन को भी यूज करते थे ना। अब भारत के अंदर ऐसे कौन से राज्य हैं जो केरोसिन मुक्त हो चुके हैं, मतलब केरोसिन फ्री हो चुके हैं। अब वो कंसेप्ट याद रखना सर। एक रहेगा अपना पंजाब जो केरोसिन फ्री है एट प्रेजेंट, हरियाणा, पूरे इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं, और लास्ट वन इज योर आंध्र प्रदेश। सर ये 3 ऐसे राज्य हैं भारत के जो केरोसिन फ्री हो चुके हैं सर, अंडर द उज्ज्वला स्कीम। ठीक है ना, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स आप लोगों को। आगे चलते हैं। अब इसके अंडर भी हम लोग देख लेते हैं कि कुछ पॉपुलेशन टू गेट द 5 kg वीट और द राइस। तो ये सारा डाटा मैंने यहां पे भी लिखा है कि फूड कैश ट्रांसफर कितना हुआ। फिर गैस सिलेंडर्स जो उज्ज्वला स्कीम क्या था, देखिए कंसेप्ट देखिए सर, आपको पता होना चाहिए। फूड पीडीएस के अंदर आ गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ गया था। कैश ट्रांसफर हमने स्कीम देख ली सर, गैस सिलेंडर उज्ज्वला था। मनरेगा के अंदर इंक्रीज किया गया था 20 रुपी पर डे फ्रॉम April 1 टू बेनिफिट अबाउट 13.6 करोड़ फैमिलीज। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं पीएफ की, सर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड्स के अंदर भी हमें बेनिफिट्स देने थे। ठीक है ना। सीनियर सिटीजन या फिर विडो से जो 1000 रुपी का हमने 3 मंथ्स के अंदर हमने ट्रांसफर किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए थे। इंश्योरेंस फॉर द हेल्थ वर्कर्स था कि 50 लाख रुपी मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर क्या था कि स्टेट्स आस्क्ड टू यूटिलाइज वेलफेयर फंड क्रेडिट अंडर अ सेंट्रल एक्ट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, हमने ये डिस्कस नहीं किया सर, इसको पढ़ लेते हैं। कहते स्टेट्स आस्क्ड टू यूज फंड्स फॉर द मेडिकल टेस्टिंग, स्क्रीनिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द कोविड-19। आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। याद रखना ये वाला ना जो मैंने आप लोगों के लिए इमेज यहां पे पेस्ट किया है सर, प्लीज इसके जो पॉइंट्स रहेंगे ना इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा पता लग जाएगा स्कीम्स के बारे में और गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया था इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं अदर स्टेट से, सॉरी अदर कंट्री से। क्लियर है। अब अगर बात करें कोविड-19 रिलीफ पैकेज के अंडर ही कहते हैं वेजेस आर बीइंग हाइड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की बात कर रहे हैं। वो पैसे कितने बढ़ाएंगे 182 रुपी से 202 रुपी अ डे, और कितना 13.6 करोड़ फैमिलीज को हमने बेनिफिट दे दिया था। क्योंकि ये डाटा लिखा हुआ है सर, कहां पे लिखा हुआ है सर, ये देखिए 13.6 करोड़ फैमिलीज 20 रुपी का एक्सटेंड करने से। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर। दूसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ड्यू टू देम अंडर द प्रधानमंत्री किसान। ये कंसेप्ट था, हमने बोला नहीं था कि 6000 रुपए पूरे साल में किसान को हम लोग ट्रांसफर करेंगे विद द 3 इंस्टॉलमेंट जो 2-2 हजार रुपए की रहेंगी। तो वो चीज बोली गई है कि पेड प्रोमिनेंटली इन अप्रैल द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, कहते हैं फॉर द स्मॉल कंपनीज जिसके अंडर 100 एम्प्लॉयज हैं या फिर उससे भी कम रहते हैं, ऑफ whom 90% अर्न लेस देन 15,000 रुपी अ मंथ, the center will bear the cost of both employer and the employee contribution। कहने का मतलब क्या है, सेंटर ने क्या किया, एक तो काम करने वाला और काम करवाने वाला, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल 24% टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सर ईपीएफ की बात कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड सर, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया था ईपीएफ के अंदर। For the next 3 months, this will benefit 80 lakh employees and incentive 4 lakh establishments। Clear है। ये कंसेप्ट क्यों किया था हमने, मार्केट की इकोनॉमी को जो अगर स्टेबल रखना हो तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज को लेकर आती है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट आप प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना। आगे चलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विल हेल्प इन द डिस्पोजल्स ऑफ एक्सेस स्टॉक विद द फूड कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया एफसीआई। क्लियर। और लास्ट में देखते हैं कि ग्लोबली मेनी कंट्रीज हैड अनाउंस्ड स्टिमुलस पैकेजेस जिसके अंदर था 10 से 12%
फिस्कल एक्सपेंशंस थे। और अगर कंपैरिजन की बात कर लें सर, कंपैरिजन की बात करिए, दिस पैकेज इज ओनली अबाउट 0.75% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है, कंपैरिजन की बात कर ली, इंपॉर्टेंट बोल दूंगा सर मैं, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट आपका। अगर आगे चलें, कहते द गवर्नमेंट शुड नाउ टर्न इट्स focus toward the business that are running out of the cash and may soon default or even salaries and the statutory commitments if relief is not given। ठीक, हमने इकोनॉमी बूस्ट अप करना है तो ये कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अब आता है हमारे पास चिल्ड्रंस राइट एंड देयर फ्यूचर। लीजिए शुरू करते हैं। सो चिल्ड्रन राइट्स एंड देयर फ्यूचर के तहत क्या चीज है, कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द लेंसेट मेडिकल जर्नल एंड द यूनिसेफ। कंसेप्ट देखिए सर, कौन है जिसने ये निकाला है और क्यों निकाला न्यूज को, कहते द लेंसेट मेडिकल जर्नल्स और यूनिसेफ ज्वाइंटली लॉन्च्ड अ रिपोर्ट। इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन। कहते हैं रिपोर्ट असेसेस थ्रेट, खतरा दिखाया गया है हेल्थ के ऊपर, टू द हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ एवरी चाइल्ड। सर हेल्थ के ऊपर हर एक बच्चे के लिए एंड एडोलसेंट फ्रॉम द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशंस, क्लाइमेट चेंज के कारण एंड एक्सप्लॉयटेटिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। क्लियर है? द रिपोर्ट ट्राइज टू एस्टिमेट, इन्होंने रिपोर्ट के अंदर एक एस्टिमेट, एक अनुमान लगाया कि ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ चाइल्ड थ्रू अ फ्लरिशिंग इंडेक्स एंड अ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये वाला आपके लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं सर। सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं सर, इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं कि एक अनुमान है कि अगर हमने ओवरऑल वेल बीइंग करना है एक बच्चे का फ्यूचर पे, तो वो डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, इंडेक्सेस कौन से आपको पता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि द पैरामीटर्स ऑफ सर्वाइविंग कंसीडर्ड maternal survivals। कंसेप्ट देखिए सर, maternal survivals, survival in the children younger than the 5-year-old, suicides, access to maternal and child health services, basic hygiene, sanitation and the lack of extreme poverty। यही तो पैरामीटर्स हैं सर जिसके ऊपर रिपोर्ट बनाई गई है। और इनमें से सबसे मेजर क्या रहेगा, एक तो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सर। सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉप पॉइंट रहेगा। ठीक है? और रहेगा एक बेसिक हाइजीन। बेसिक हाइजीन अगर हमने बात करूं, मैं आने वाले पिछले सेशन की, हमने पढ़ा था ना रिवर्स के ऊपर कि पानी बहुत गंदा हो चुका है, क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसी बीमारियां हैं जो क्या रहती है, 21% ऑफ द डिजीज फाउंड इन इंडिया बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर। तो बेसिक हाइजीन के अंदर हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं सर। ठीक है? आगे चलते हैं। अब क्या बोलते हैं, द पैरामीटर्स ऑफ थ्राइविंग कंसीडर्स एजुकेशनल अचीवमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ, न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एंड रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेंस। अब मैं बात करूं इंडिया की सर, इंडिया कहां पे स्टेबल है, इंडिया कहां पे देखता है अपने आप को बाकी पूरे ग्लोब के अंदर। अगर मैं 180 कंट्रीज की बात कर लूं तो इंडिया थोड़ा सा पीछे रह चुका है, हालांकि काफी पीछे अगर बात करें तो इंडिया का रैंक है 131st अमंग द 180 कंट्रीज। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सर। फिर से नॉर्वे की बात करें सर, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया टॉप्ड वाइल, सर कंसेप्ट देखिए, नॉर्वे ने टॉप किया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने टॉप कर लिया, वाइल चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वर एट द बॉटम। ठीक है ना? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एक्सेस CO2 एमिशन। सर CO2 एमिशन के ऊपर भी एक रिपोर्ट निकली, टू 2030 टारगेट जो अचीव करने हैं एज पर द 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर 2015 पे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसके तहत हमने CO2 एमिशन कितना करना है, 2030 तक क्या टारगेट हमने अचीव किया कि नहीं किया, उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट आई है। ठीक है ना? तो उसके अंदर भारत का रैंक कितना रहा सर, 77, क्योंकि हमने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। याद रखिएगा सर, रोल प्ले हमने काफी अच्छा किया। अब मैं बात करूं बुरुंडी, चैड, सोमालिया टॉप्ड वाइल ट्रिनिडाड एंड टोबागो and Qatar were at the bottom. Not a single country performed well on all three measures of the child flourishing. ठीक है?
सस्टेनेबिलिटी जिसके अंदर आ रहा है यूजिंग सस्टेनेबल इंडेक्स। सर हमने सस्टेनेबिलिटी के अंदर कौन सा इंडेक्स यूज किया, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स यूज करेंगे ना हम लोग। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स किसके बेसिस पे बना, CO2 एमिशन के आधार पे बना हुआ। एंड इक्विटी कैलकुलेटेड यूजिंग इनकम बेस जीनी कॉफिशिएंट्स। क्लियर। आप लोग प्लीज ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट को पढ़ें कि कौन सा इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई वो किसके आधार पर रखी, हमने कुछ बेस लिया था ना, तो वो बेस कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चाइल्ड फ्लरिशिंग है तो इंडेक्स रखा, फ्लरिशिंग इंडेक्स रखा। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर CO2 एमिशन रख लिया था, इक्विटी के ऊपर हमने इनकम को देख लिया था। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, आता है अपनी न्यूज आती है टेक फॉर द ट्राइबल्स। सर ये क्या चीज है टेक फॉर द ट्राइबल? जनरल स्टडीज 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सर, GS 2 के लिए आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। कहते हैं ट्राइफेड लॉन्च्ड क्या है, टेक फॉर द ट्राइबल्स प्रोग्राम टू डेवलप ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। जो ट्राइबल पीपल्स के लिए है ये, कहते हैं इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड। सपोर्ट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME इंपॉर्टेंट है सर ये वाला। तो सर ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ट्राइफेड को कौन सपोर्ट कर रहा है सर, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये सपोर्ट कर रहा है किसको सर, ट्राइफेड को। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं इट्स एम एट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स टू द ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। किसके अंडर सर, वो है प्रधानमंत्री वन धन योजना। कंसेप्ट याद रखिए सर, प्रधानमंत्री वन धन योजना। और ये लॉन्च किया गया कोलैबोरेशन से। सर कौन कौन है इसके अंडर जो कोलैबोरेशन की बात कर ली सर, एक तो IIT रुड़की, सॉरी कानपुर, IIT रुड़की, IIM इंदौर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और एक भुवनेश्वर के अंदर। क्लियर। तो यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। देखिए कोई भी डाउट रहता तो प्लीज आप लोग कमेंट में लिखकर बताएं, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आपकी। अगर अब मैं थोड़ा सा इसको ट्राइफेड के बारे में डिटेल दे दूं, सर ये है क्या चीज, ये है आपका ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट। क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड बोल दिया। ये कब आया था सर, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1987। 1987 में इसको बनाया गया था। सर ये क्या चीज है, कहते हैं इट इज अ नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल लेवल पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है ये, फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये चीज आपको अंडरलाइन करके लिख लो सर। 1987 में ये बना था, एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन करती है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। कौन है सर ये, ट्राइबल है, बिल्कुल है, सॉरी ट्राइफेड है। मतलब क्या रहेगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1987 में आया था। ठीक। अब मैं बात करूं प्रधानमंत्री वन धन योजना की, जो अभी हमने पढ़ा था। कहते हैं लॉन्च इन 2018, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री वन धन योजना को। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि अभी हमने देखा तो है कि ये 1987 में आया था और ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है एज अ नोडल डिपार्टमेंट एंड ट्राइफेड एज अ नोडल एजेंसी एट द सेंट्रल लेवल। इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि आपको बेस पता होना चाहिए सर ये क्या है। ठीक है। कहते अंडर दिस वन धन विकास केंद्र विल बी एस्टैब्लिश्ड, इसके अंडर वन धन विकास केंद्र को बनाया गया टू प्रोवाइड स्किल्स, उनको स्किल देनी है और अच्छी स्किल देनी है, अगर स्किल तो है तो और अपग्रेड करना है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड द वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज। क्लियर। वन धन विकास केंद्र फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सर कंसेप्ट याद रखिएगा, 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनेंगे जिसके अंदर 30 ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर्स रहेंगे हर एक के अंदर। इट सीक्स टू क्रिएट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल इन्वॉल्विंग बिग कोऑपरेटिव्स अंडर PPP। सर PPP क्या होता है, ये प्राइवेट पार्टनरशिप, सॉरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल रहता है। इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये वाला। क्लियर है। कहते द फर्स्ट मॉडल वन धन विकास केंद्र वॉज सेटअप इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
कहने का मतलब रहेगा सर ये तो आपने पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट लगा रखे, तो बिल्कुल सही है सर, इसको नोट डाउन करके रख लो। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स पॉइंट्स रहते हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए कि वन धन विकास केंद्र सबसे पहले कहां बना सर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। वो कहां पे सर, छत्तीसगढ़ में है। और टोटल 799 वन धन विकास केंद्र इन 24 स्टेट्स हैव बीन ओपन्ड सिंस द लॉन्च। अभी तक के 799 वन धन विकास केंद्र बना चुके हैं 24 भारतीय राज्यों के अंदर, ठीक है ना, अगर आज की बात कर ले तो अगर और बात करें, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1987 में लॉन्च हुई थी, अभी हमने देख चुके हैं। किसके अंडर आती है सर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कहते इट्स ऑब्जेक्टिव इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। बिल्कुल ठीक सर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ट्राइबल लोगों का बाय मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बढ़ावा देना है यार ट्राइबल लोगों का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आज का सेशन यहीं तक ओवर अप करता हूं। तो मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, तो इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए। बाकी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग अपना यही कंटिन्यू करेंगे मार्च को, और देन जैसे ही मार्च खत्म होता है हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे अप्रैल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।